हेलो एवरीवन, एक बार फिर से विवेकानंद ऑनलाइन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम गोधूली हिंदी कहानी के सभी प्रश्नों को हल करेंगे जो कि बिहार बोर्ड क्लास 10th 2026 में पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है। तो आइए समय को देर नहीं करते हुए सीधे हम सवालों पर ही आते हैं। पहला सवाल इसमें से कहा गया है कि जल्दी से बताइएगा। पहला सवाल इसमें से ये बोला गया है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। अर्थात श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। कौन है? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल का जवाब दीजिए। सवाल नंबर 2 इसमें बताइएगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। लेखक जो है बेरोजगारी का प्रमुख प्रत्यक्ष कारण किसको मानते हैं। तो ये मानते हैं किसको? जाति प्रथा को। किसको मानते हैं? जाति प्रथा को मानते हैं, जिसको भीमराव अंबेडकर ने लिखे थे। ठीक है, आप सभी को पता होगा भीमराव अंबेडकर जाति प्रथा के विरोध थे। ठीक है ना, विरोधी थे। इस प्रकार से इन्होंने जाति प्रथा को ही बेरोजगारी का रूप मानते हैं। ठीक है, अगला सवाल बताइएगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा ये जो कहानी है ये है क्या? कहानी, साक्षात्कार, निबंध, भाषण, ये किस प्रकार की चीज़ है? तो ये एक प्रकार के क्या है? एक प्रकार के निबंध है। क्या है? निबंध है, जिसको लिखे थे कौन? लिखे थे ये लिखे थे भीमराव अंबेडकर। किसने लिखे थे? भीमराव अंबेडकर। सवाल नंबर 4 में देखिएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 का हुआ। 14 अप्रैल 1891 का हुआ। फिर बताइएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना था। किस प्रथा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माने थे। तो इस सवाल का जवाब जल्दी से दीजिएगा। जाति प्रथा। जाति प्रथा को ही एक खतरनाक पहलू माने थे, क्योंकि समाज में जाति प्रथा ही सबसे बड़ा विष का कारण बनती है। समाज के विनाश का कारण जाति प्रथा ही बनती है। इस कारण से इनको ये खराब माने थे। सवाल नंबर 6 बताइएगा कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, मातृत्व पर आधारित होगा, ऐसा किसने कहा। ऐसा किसने कहा? तो भीमराव अंबेडकर ने कहा कि आदर्श समाज समानता, मातृत्व और मातृत्व पर आधारित होगी, अस्वतंत्रता पर आधारित होगी। अगला सवाल बताइएगा, सवाल नंबर 7 कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। ये क्या है? जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। तो ये रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। अगला सवाल बताइएगा कि लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया। लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया, यानी कि जो हमारे ये जो युग है, ये जो लेखक भीमराव अंबेडकर है, इनको कहाँ यहाँ पर विडंबना दिखाई दिया। तो नारीवाद। कहाँ पर? नारीवाद। यानी कि जब नारी शक्ति का बात आती है तो लेखक बहुत सोच में पड़ जाते हैं कि क्या लिखे नारी के बारे में, क्योंकि नारियों को तो आजकल घरों में सीमित करके रख दिया गया है। इस प्रकार से लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। तो जल्दी से बताइए। जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, वैसा ही दृष्टि आदर्श समाज होना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल बताइएगा कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, मातृत्व पर आधारित होगा, ऐसा किसने कहा। आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, मातृत्व पर आधारित होगा, ऐसा किसने कहा। जल्दी से बताइएगा। भीमराव अंबेडकर ने। किसने कहा? भीमराव अंबेडकर ने। अगला सवाल बताइएगा, भीम विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। विष के दांत जो है वो शीर्षक कहानी जो है, इसको लिखने वाले कौन थे। तो जल्दी से बताइएगा। नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा। इसको लिखने वाले कौन थे? नलिन बिलोचन शर्मा। अगला सवाल बताइएगा, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। खोखा खोखी एक शब्द है जो पूछा जाता है अक्सर, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ये किस भाषा का शब्द है? जल्दी से बताइएगा। ये है बांग्ला भाषा का। कौन सा भाषा? बांग्ला भाषा का। ठीक है, अगला सवाल बताइएगा, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। तो सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? जल्दी से बताइएगा। 5 लड़कियां। कितनी थी? 5 लड़कियां। ठीक है, अगला सवाल बताइएगा,
अगला सवाल बताइएगा कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है, यानी कि किसने कहा है यह पंक्ति? तो यह पंक्ति कहने वाले सेन साहब थे। सेन साहब के बारे में बता दें, इन्होंने ही अपने बेटे को इंजीनियर और बिजनेसमैन, व्यापारी बनाना चाहते थे। इंजीनियर और व्यापारी बनाना चाहते थे इन्होंने ही, और समाज में रहते थे सेन साहब। इसके 5 लड़कियां थे। ठीक है, इस बातों को ध्यान में रखिएगा। खोखा का नाम क्या है? खोखा का नाम क्या है या खोखा का क्या नाम है? जल्दी से बताइएगा। खोखा का नाम क्या है? कासू। क्या नाम है इसका? इसका नाम कासू है। अगला सवाल बताइएगा, सेन साहब अपने पुत्र खोखा को क्या बनाना चाहते थे? अभी तुरंत बताए हैं। सेन साहब अपने पुत्र खोखा को बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते हैं। सेन साहब की आंखों का तारा कौन है? तो सेन साहब की आंखों के तारा कौन है? तो आंखों के तारा खोखा है, क्योंकि खोखा को ये बहुत बेजान से प्यार करते हैं। ठीक है, दिलो जान से प्यार करते हैं। अगला सवाल बताइएगा, भारत से हम क्या सीखें यह रचनाकार कौन है? भारत से हम क्या सीखें यह रचनाकार कौन है? तो मैक्स मूलर। कौन है? मैक्स मूलर। मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? तो इस सवाल का जवाब बताइएगा, किसने कहा? स्वामी विवेकानंद। किसने कहा? स्वामी विवेकानंद। अगला सवाल बताइएगा, महारानी विक्टोरिया के नाइट की उपाधि किसे प्रदान की? किसे प्रदान की? महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसे प्रदान किया? तो बताइएगा, किसे प्रदान किया? मैक्स मूलर ने। किसने? मैक्स मूलर ने। मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? तो बताइए, मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? तो 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को। 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को। अगला बताइएगा, भारत से हम क्या सीखे ये क्या है? ये किस प्रकार की कहानी है, निबंध है या भाषण है या व्यक्ति चित्र है? भारत से हम क्या सीखें ये क्या है? जल्दी से बताइएगा, इस सवाल का जवाब दीजिए। ये भाषण है एक प्रकार का। क्या है ये? भाषण है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा प्राचीनतम भाषा है, यानी कि सबसे प्राचीन भाषा है? तो ये मराठी भाषा। कौन सी भाषा? मराठी भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। अगला बताइएगा, पारसियों के धर्म का क्या नाम है? पारसियों के धर्म का नाम क्या है? तो जल्दी से बताइएगा, पारसियों के धर्म का नाम क्या था? जथ्रुअस्त। अगला सवाल बताइएगा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? ये कुमारगुप्त के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? कुमारगुप्त के द्वारा किया गया है। अगला सवाल बताइएगा, कामसूत्र किसकी रचना है? तो कामसूत्र किसकी रचना है? वात्स्यायन की। किसकी है? वात्स्यायन की। अगला सवाल बताइए, नाखून क्यों बढ़ते हैं यह निबंधकार कौन है? नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है? इसको लिखने वाले कौन है? इस सवाल का जवाब दीजिए। क्यों बढ़ते हैं इसके लिखने वाले का नाम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला सवाल बताइएगा, सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं और सब नए खराब नहीं होते हैं। अर्थात सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं और सब नए खराब नहीं होते हैं। ऐसा किसने कहा? ऐसा किसने कहा? इस सवाल का जवाब दीजिए जल्दी से। किसने कहा ऐसा? ऐसा कहा कालिदास ने। किसने कहा? कालिदास ने कहा। अगला सवाल बताइएगा कि कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो इस सवाल का जवाब दीजिए, माटी की मूर्ति हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी की। हिंदी साहित्य का आदि काल हजारी प्रसाद द्विवेदी की। बाणभट्ट की आत्मकथा ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। अगला सवाल बताइएगा, नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? तो नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? ये मिलता है किस पुस्तक में? कामसूत्र में। किसमें? कामसूत्र पुस्तक में। अगला बताइएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ? हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, इनका जन्म कहाँ हुआ? तो बलिया उत्तर प्रदेश में। बलिया जिला उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के बलिया जिला में। अगला बताइएगा, नाखून किसका जीवंत है? नाखून किसका जीवंत है, यानी कि किस जीव का जीवंत है नाखून? तो बताइएगा, नाखून किसका जीवंत है? तो बताइएगा, इस सवाल का जवाब दीजिएगा, पशुता का, यानी कि पशु के रूप में इंसान को माना जाता है जिसके पास नाखून रहते हैं। ठीक है। अगला सवाल बताइएगा,
नगरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? नगरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो गुणाकर मूले। अगला सवाल बताइएगा जल्दी से कि मराठी भाषा में की लिपि कौन सी है? मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? जल्दी से बताइएगा, इस सवाल का जवाब बताइएगा। मराठी भाषा की लिपि देवनागरी कौन है? देवनागरी है, ठीक है। मराठी भाषा की लिपि देवनागरी। आपको बता दें हिंदी भाषा की भी लिपि क्या है? देवनागरी, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? देवनागरी की संज्ञा किसको दी गई है? इस सवाल का जवाब दीजिएगा काशी को। किसको? काशी को, ठीक है। आगे देखिए कि रामायण की रचना किस भाषा में की गई है? तो रामायण की रचना संस्कृत भाषा में की गई है, ठीक है। अगला सवाल बताइए दक्षिण भारत की नगरी लिपि को क्या कहलाती है? दक्षिण भारत की नगरी लिपि क्या कहलाती है? 37 नंबर सवाल का जवाब दीजिए, क्या कहलाती है? तो नंदी नागरी। अगला सवाल बताइए सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है? सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? तो इस सवाल का जवाब दीजिएगा, जल्दी से बताइएगा इस सवाल का जवाब। सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? तो ये किसकी रचना है? गुणाकर मूले की। किसकी है? गुणाकर मूले की। अगला सवाल बताइए बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? यानी कि बहादुर शीर्षक कहानी को लिखने वाला कौन थे? तो इस सवाल का जवाब दीजिए। बहादुर एक कहानी है जो आपको पता है, आप पढ़े होंगे, है ना। बहादुर एक लड़का था, है ना। तो इसके बारे में कहानी लिखा गया है। इसको लिखने वाला कौन थे? 39 का अमरकांत। कौन लिखे थे? अमरकांत। अगला सवाल बताइए बहादुर कहाँ से भागकर आया था? तो बहादुर कहाँ से भागकर आया था? नेपाल से। कहाँ से? नेपाल से आया था। अगला सवाल बताइए अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ? तो अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ? बलिया उत्तर प्रदेश में। कहाँ हुआ? बलिया उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अगला सवाल बताइए बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ? अमरकांत का जन्म कब हुआ? ठीक है, ये पूछा गया है अमरकांत का जन्म कब हुआ? तो इस सवाल का जवाब दीजिए 1925 में, 1925 ईस्वी में, ठीक है। अगला सवाल बताइए बहादुर कहानी के लेखक का नाम क्या है? बहादुर कहानी के लेखक का नाम क्या है? अमरकांत जी, ठीक है। सवाल वही है। आगे देखिएगा परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है? तो इस सवाल का जवाब दीजिए परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है रामविलास शर्मा की। किसकी है? रामविलास शर्मा की है, ठीक है। अगला सवाल बताइएगा आदिम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आदिम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आदिम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो अति प्राचीन यानी कि सबसे पुराना। आदिम का शाब्दिक अर्थ सबसे पुराना होता है। अगला सवाल बताइएगा परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सा विधा है? साहित्य की कौन विधा है? इस सवाल का जवाब दीजिएगा कौन सा विधा है? निबंध है। कौन सा है? निबंध है। अगला सवाल बताइएगा पंडित बिरजू महाराज हैं। पंडित बिरजू महाराज हैं। पंडित बिरजू महाराज ये क्या है? एक प्रकार के क्या है? पंडित बिरजू महाराज एक प्रकार के क्या है? ये नर्तक है। क्या है? नर्तक है, ठीक है। आगे देखिएगा अगला सवाल पंडित बिरजू महाराज जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस सवाल का जवाब जल्दी से दीजिए। पंडित बिरजू महाराज जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जल्दी से बताइए लखनऊ में। कहाँ हुआ था? लखनऊ में। अगला सवाल बताइएगा जीत जीत में निरखत हूँ। जीत जीत में निरखत हूँ ये क्या है? ये क्या है? तो एक प्रकार का निबंध है या कहानी है या ललित रचना है या साक्षात्कार है? ये क्या है? तो एक प्रकार का साक्षात्कार है। क्या है ये? साक्षात्कार है, ठीक है। अगला सवाल बताइएगा। अगला सवाल है कि अभिनयो एक प्रकार के हैं। अभिनयो एक प्रकार के हैं ये क्या है? एक प्रकार के। तो इस सवाल का जवाब दीजिएगा ये ललित रचना है। एक प्रकार के क्या है? ललित रचना है। अभिनयो की रचनाकार कौन है? इसको रचना करने वाले कौन थे? इसको रचना करने वाले कौन थे? अशोक वाजपेयी। किसने? अशोक वाजपेयी ने। मछली शीर्षक कहानी के कहानीकार कहानी विनोद कुमार शुक्ल के किस संग्रह से ली गई है? विनोद कुमार शुक्ल के किस संग्रह से ली गई है? तो ये महाविद्यालय के। किससे? महाविद्यालय से ली गई है। जो मछली मर जाती है उसकी आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती है, ऐसा कौन कहता है? ऐसा कौन कहता है? ये दीदी कहती है। कौन कहते हैं ऐसा?
दीदी कहती है, कहानी में दीदी कहते हैं, ठीक है। नौबत खाने में इबादत है, नौबत खाने में इबादत है, ये क्या है? ये क्या है? एक प्रकार के नौबत खाने में इबादत एक प्रकार की कहानी है, निबंध है, साक्षात्कार है, ललित रचना है, व्यक्ति चित्र है। ये एक प्रकार के क्या है? इस सवाल का जवाब दीजिएगा। ये व्यक्ति चित्र है। क्या है? व्यक्ति चित्र है। अगला सवाल बताइए, बिस्मिल्लाह खां के पिता का नाम क्या है? बिस्मिल्लाह खां के पिता का नाम क्या है? तो इस सवाल का जवाब दीजिएगा, पैगंबर बख्श खां, पैगंबर बख्श खां। सवाल नंबर 56, इस सवाल का जवाब दीजिएगा, बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था? बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था? तो कमरुद्दीन। क्या नाम था? कमरुद्दीन। अगला सवाल बताइएगा, गांधी जी को महात्मा किसने कहा? गांधी जी को महात्मा किसने कहा? तो महात्मा कहने वाले कौन थे? कौन थे? रविंद्रनाथ। किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला बताइएगा, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये किसकी पुस्तक है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये महात्मा गांधी की पुस्तक है। किसकी है? महात्मा गांधी की पुस्तक है। अगला सवाल बताइएगा, भारतीय संस्कृति किसकी प्रतीक है? भारतीय संस्कृति किसकी प्रतीक है? तो भारतीय संस्कृति भिन्न भिन्न संस्कृतियों और सामंजस्य की प्रतीक है, ठीक है ना। क्योंकि भारत में विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत एक प्रकार का धर्मनिरपेक्ष देश है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग प्रकार के धर्मों के लोग रहते हुए भी ये एक सामंजस्य स्थापित करके रखते हैं, इसीलिए भारतीय संस्कृति का यही प्रतीक है। अगला सवाल बताइएगा, गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते थे? गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य को क्या मानते थे? तो बताइएगा 60 नंबर सवाल को, कि गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य मानते थे चरित्र निर्माण, यानी कि शिक्षा से हमारे चरित्र का निर्माण होता है, ये गांधी जी कहा करते थे। अगला सवाल बताइएगा, गुरु नानक जी ने क्या कहकर अपना प्राण त्यागे थे? गुरु नानक जी ने अपना प्राण त्यागे थे, वो क्या कहकर त्यागे थे? तो ये त्यागे थे वाह गुरु। क्या बोले थे? वाह गुरु, ठीक है। फिर अगला सवाल बताइएगा कि राम नाम बिनु बिरथे जागी जन्मा, यह पंक्ति, राम नाम बिनु बिरथे जागी जन्मा, यह पंक्ति किसकी है? किसकी है यह पंक्ति? 62 नंबर सवाल का जवाब दीजिए, गुरु नानक की। किसकी है? गुरु नानक की। अगला सवाल बताइए, गुरु नानक का कथन किस कवि के कथन से मिलती है? गुरु नानक का कथन किस कवि के कथन से मिलती है? कबीरदास की। किसकी? कबीरदास की। अगला सवाल बताइएगा, गुरु नानक ने किस धर्म का परिवर्तन किया? गुरु नानक ने किस धर्म का परिवर्तन किया? तो इस सवाल का जवाब दीजिए, किस धर्म का परिवर्तन किया? तो इस सवाल का जवाब दीजिए, सिख धर्म का। किस धर्म का? सिख धर्म का, ठीक है। अगर जल्दी से बताइए, जो नर दुखी में दुखी नहीं माने, जो नर दुखी में दुख नहीं माने, जो नर दुखी में दुख नहीं माने, यह लेखक की कृति है। कौन सा लेखक ने लिखे थे इसको? जो नर दुखी में दुख नहीं माने, इसको लिखने वाले कौन थे? तो जल्दी से बताइएगा 65 नंबर को, ये गुरु नानक ने लिखे थे, ठीक है। अगला सवाल बताइएगा कि 66 नंबर सवाल, यानी कि 66 नंबर सवाल, इसमें बताइएगा आधुनिक काल के साहित्यकार कौन है? आधुनिक काल के साहित्यकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। अगला बताइएगा, सुजान रसखान में किसकी भक्ति का वर्णन किया गया है? सुजान रसखान में किसकी भक्ति का वर्णन किया गया है? तो कृष्ण की। किसकी? कृष्ण की। अगला सवाल बताइएगा, किसने कहा था इन मुसलमान हरिजनों पै कोटि हिंदू बरिए? इन मुसलमान हरिजनों पै कोटि हिंदू बरिए, इस बात को कहने वाले, इस कथन को कहने वाले किसने थे? ये कौन बोले थे इस कथन को? तो जल्दी से बताइएगा, इसको बोलने वाले कौन थे? कौन थे इसको बोलने वाले? ये थी भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। रसखान के भक्ति कैसी थी? रसखान के भक्ति कैसी थी? इस सवाल का जवाब बताइए। रसखान के भक्ति कैसी थी? सगुन। कैसी थी? सगुन, ठीक है। अगला सवाल बताइए, धनानंद किस काल के कवि थे? धनानंद किस काल के कवि थे? तो जल्दी से बताइए, रीति काल के। किस काल के? रीति काल के। अगला सवाल बताइए, धनानंद की महत्वपूर्ण रचना है, धनानंद की महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? सुजान सागर, सुजान सागर। बताइए आगे, स्वदेशी शीर्षक
पाठ्यपुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है? स्वदेशी शीर्षक पाठ्यपुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है? इस सवाल का जवाब दीजिएगा, बताइएगा। दोहा में। किस में है? दोहा में। किस में है? दोहा में। अगला सवाल बताइए, सवाल नंबर 673। इस सवाल का जवाब दीजिए कि प्रेमघन किस युग के साहित्यकार थे? प्रेमघन किस युग के साहित्यकार थे? तो 73 नंबर सवाल का जवाब दीजिए कि किस युग के थे? भारतेंदु युग के। भारतेंदु हरिश्चंद्र जिस युग के थे उसी युग के थे, भारतेंदु युग के थे। ठीक है, प्रेमघन। अगला सवाल का जवाब दीजिए, स्वदेशी के लेखक हैं। स्वदेशी के लेखक कौन है? किसने स्वदेशी को लिखे थे? तो इसको बताइएगा, इसको लिखने वाले कौन थे? प्रेमघन। किसने लिखे थे? प्रेमघन। अगला सवाल बताइए 75 नंबर कि भारत माता शीर्षक प्रगति पंथ के किस काव्य संकलन से लिया गया है? भारत माता शीर्षक प्रगति पंथ के किस काव्य संकलन से लिया गया है? जल्दी से सवाल का जवाब दीजिए कि ग्राम में। किससे? ग्राम में से लिया गया है। अगला सवाल बताइए, सुमित्रा नंदन पंत किस युग के कवि हैं? सुमित्रा नंदन पंत किस युग के कवि हैं? तो ये किस युग के हैं? छायावाद युग के। कौन सा युग? छायावाद युग। अगला सवाल बताइए कि गंगा यमुना को कवि ने किसके मानक के रूप में प्रस्तुत किया है? गंगा यमुना को कवि ने किसके मानक के रूप में प्रस्तुत किया है? इस सवाल का जवाब दीजिए। इस सवाल का जवाब दीजिए, क्या होगा? भारत माता की दो आँखों। भारत माता की दो आँखों। अगला बताइएगा, गंगा यमुना को भारत माता की दो आँखों बोला गया है। बताइए, सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? तो भारत माता उदास की घाटी की मूर्ति है। भारत माता उदास की घाटी की मूर्ति है। भारत माता कहाँ निवास करती है? ये सवाल बताइए, इस सवाल का जवाब दीजिए। भारत माता कहाँ निवास करती है? तो गाँवों में। कहाँ निवास करती है? गाँवों में। अगला सवाल बताइए, किसकी रचना पर सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला सुमित्रा नंदन पंत को। किसकी रचना पर मिला? तो इस सवाल का जवाब बताइए। इन्होंने किसकी रचना किया था? चिदम्बरा को। चिदम्बरा एक पुस्तक लिखी थी, इसमें इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, यहाँ तक हुआ। ये 80 नंबर सवाल तक समाप्त हुआ। ये 80 नंबर सवाल 1 से 80 तक में ये जितना भी आएंगे इस बुक से, तो ये इसी के अंदर से आएंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान से एक बार और फिर से देखने का प्रयास कीजिएगा, ताकि एग्जाम में आपका सवाल आए तो वहाँ पर नहीं छूटे। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे को भी भेजें, ताकि वहाँ तक भी दूसरे को भी इस चैप्टर का कुछ फ़ायदा हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।